बहुत टाइम हो गया है मैंने किसी हिंदी उपन्यास के ऊपर बात की हो, खासकर वीडियो बनाकर। मैं वैसे तो रिव्यूज़ वगैरह डालते रहता हूँ कम्युनिटी टैब पर, बट ऐसे बैठकर वीडियो बनाने वाली बात बहुत कम हुई है। आज एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं, हिंदी उपन्यास की बुक है। हिंदी उपन्यास की बुक क्या होता है? हिंदी उपन्यास है मतलब, और इसके लेखक है अज्ञेय। उपन्यास का नाम है नदी के द्वीप। अज्ञेय का पूरा नाम मैं पढ़ देता हूँ बिकॉज अच्छा लगता है पढ़ने में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नाउ इसके पहले मैंने अज्ञेय की शेखर एक जीवनी पढ़ रखी है। उसके 2 भाग में दोनों पढ़ रखे हैं। मैंने उसका रिव्यू और काइंड ऑफ माय एक्सपीरियंस मैंने लिखकर डाला भी है कम्युनिटी टैब पर। एंड नो डाउट इट वाज अ गुड रीड, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। नाउ जब मैंने नदी के द्वीप मैंने एक्चुअली सोचा मेरा पढ़ने का, मैंने तो रीजनिंग में दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं। मतलब ये था कि मैंने सुना था, मतलब मैंने इसे ये सोचकर पिक किया था कि रोमांस बुक है करके। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एक्चुअली बिकॉज मतलब इसको ऐसा करके मुझे बेचा गया था कि तार्किक रोमांस, या फिर बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल लव करके बोल के, मतलब मुझे ये बेचा गया था। बेचा मतलब कि मुझे मतलब वो कि भाई क्यों पढ़ना चाहिए तुम्हें, एक मोटिव होता है ना कोई बुक को पढ़ने का, ऐसा करके। एंड नोइंग अज्ञेय, उनकी कविताएं हो गई, चाहे उनका शेखर जीवनी क्यों ना हो गया, मुझे पता था कि उनके लेखनी में दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट सच हो गया, या फिर तत्व ज्ञान हो गया, बहुत सारी जो चीजें होती है जो मतलब कि हम फिलोसफी में हम उसको कर रहे होते हैं। तो मुझे पता था कि शेखर जीवनी में वो वाला पार्ट था जहाँ पर चीजों को लेकर बहुत ही जो है गहनतम बोल सकते हैं, गहराई तक जाना और देखना कि जो कॉन्सेप्ट है आपस में काम कैसे करते हैं करके। बस यूं ही लिख देना चीजों को सुंदर दिखने के लिए एक अलग बात होती है, और उन चीजों में एक्चुअल में तारतम्यता बैठाना कि वो चीजें आपस में सेंस बनाए, ये चीज जो है आगे के लिखने में देखने को मिलती है। नो डाउट इट्स हार्ड इन द सेंस कि अगर कोई बंदा पहली बार हिंदी उपन्यास पढ़ने जा रहा है तो उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए, चाहे वो शेखर जीवनी हो गया, चाहे वो नदी के द्वीप हो गया। बिकॉज लैंग्वेज हिंदी के मापदंड के हिसाब से भी बहुत क्लिष्ट हो जाती है, कई बार थोड़ी दिक्कत आती है। बट अगर आपने हिंदी उपन्यास बहुत सारे पढ़ रखे हैं, आपको आदत पड़ चुकी है, तो आप पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं बोलो कि आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो एसेंस होता है कई बार उपन्यासों का, कई बार जो चीजें होती है जो कि मतलब जो उसका सोल होता है ना, वो कई बार हो सकता है कि हार्ड वर्ड्स यूं ही आ जाए, बट दैट्स नॉट द मेन यूएसपी ऑफ द बुक। बट मुझे लगता है कि अज्ञेय की पुस्तक में उनकी लेखनी और जो वर्ड्स जैसे वो यूज करते हैं सेम चीज को समझाने के लिए बहुत जरूरी एक्चुअली में। शब्दों का अपना एक एस्थेटिक होता है ना, तो वो शब्द किस तरह से पिरोए जाते हैं और वो किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बहुत जरूरी है। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहे हैं तो आप जो फील नहीं ले पाएंगे बुक का। मुझे कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, इस पर मैं आता हूँ धीरे धीरे करके। तो ये बुक मैंने 3 जनवरी को शुरू की थी और आज है 8 जनवरी, और आज मैंने इसे खत्म किया है। 2-3 घंटे पहले मैंने इसे खत्म किया है। मैंने पहले दिन 108 पेज पढ़े थे। ये बुक टोटल 300 पेज की है, और बाकी के लगभग 200 पेज पढ़ने में मुझे कितने दिन का समय लग गया देख लीजिए, 5 दिन। तो मतलब मुझे 5 दिन लगे 200 पेज पढ़ने में, वही मैंने एक दिन में 100 पेज पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, मतलब मेरी खुद की व्यस्तता थी अपनी व्यक्तिगत जीवन में, बट उसको हटाकर भी मैं, मुझे लगता है कि जो रीडिंग एक्सपीरियंस होता है किसी भी बुक को पढ़ने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस बुक को समझने में, या फिर उस बुक के बोल सकते कंटेंट को समझने में। स्टार्टिंग के जो अध्याय थे मुझे बहुत पसंद थे, अभी भी मुझे लगता है कि इस बुक का जो मेरा बेस्ट पार्ट था वो स्टार्टिंग का ही था। बाद में जैसे बुक प्रोग्रेस करती है, ऑफ कोर्स जो स्टोरी है वो चेंज होती है, और मतलब कि आपको लव स्टोरी है तो ऑब्वियसली बात हमेशा हैप्पी तो ना होगा। वो जो टेंशन है ना, वो जो कष्ट है, वो जो दुख है, वो सब तो आना ही आना है आपको, ठीक है। बट मैं सही बताऊं, मुझे मैं बहुत इंजॉय कर रहा था स्टार्टिंग के हिस्से को। पता नहीं मैंने क्या सोच लिया था दिमाग में कि यही जो है पूरे बुक में कंटिन्यू रहेगा करके। एंड नाउ आई थिंक अबाउट इट, अगर ऐसा होता तो शायद मैं बुक पसंद भी नहीं करता। फिर मुझे लगता है कि बुक बहुत ही सतही लेवल में जो है खत्म हो जाती करके। जरूरी है कि आप वो चीज बिल्डअप करो, जो रोमांस है, जो पहला प्यार है, जो पहला अनुभव है, और फिर उस अनुभव को आप सींचते जाओ, उस अनुभव को और प्रखर करते जाओ, और उसको एक अंत तक ले जाना, जिसे हम बोल सकते हैं। मैंने शुरू के 40 पेज पढ़ के अपने एक फ्रेंड को मैंने मैसेज किया था, जी कहते हुए कि शायद ये बुक जो है मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स बन सकती है करके। अब मुझे नहीं पता कि मैं उस स्टेटमेंट पर मुझे यकीन है कि नहीं, या फिर मैं स्टेटमेंट पर मतलब स्टिल मतलब मैं वो स्टेटमेंट सही हो कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो बुक एक्चुअली गॉट स्लोड फॉर मी एक्चुअली। एंड ओके, सो आई विल नॉट से, सो मैं ये भी नहीं कह सकता इस बुक को लेकर कि मुझे जो इसकी एंडिंग है या फिर जैसे बुक एंड हो मुझे वो नहीं पसंद है, बिकॉज मेरे खुद के दिमाग कोई ऑल्टरनेट एंडिंग नहीं थी, या फिर मैं ऐसा नहीं है मेरे अंदर की सोच ऐसा होना चाहिए जैसा नहीं हुआ करके। मतलब मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो दिखाया गया बुक के अंदर में, बट स्टिल देयर स्टिल एन एक्सेप्टेंस ऑफ कि क्या हुआ है करके, और शायद वो धीरे धीरे आते आते आएगा। आई एम नॉट रिजेक्टिंग व्हाट हैपेंड इन द बुक। अच्छा, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि मतलब कुछ बहुत खुफिया हो गया करके, मैंने कहानी को बताई नहीं, कहानी किस बारे में, बस बोले जा रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने
बुक पढ़ी करके। लेट मी टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली इज बुक अबाउट। सो भुवन एक साइंटिस्ट है फिजिक्स में, डॉक्टर भुवन, और एक रेखा है, एक विवाहिता है लेकिन जिसका पति उसके साथ में नहीं रहता है, और इन दोनों के बीच की प्रेम कहानी है। फिर कुछ और पात्र है कहानी के अंदर में, चंद्रमाधव, जो कि रेखा और भुवन दोनों का दोस्त होता है। फिर बोल सकते हैं कि चंद्रमाधव के कारण ही दोनों जो है आपस में मिलते हैं। और गौरा जो कि भुवन की शिष्य होती है। और ये 4 पात्र इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज चंद्रमाधव बिकॉज कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। गौरा इसलिए बनने बताया कि गौरा पे एंड होती है। और ये बहुत ही एक प्रकार से बोल सकते हो कि काफी एफिशिएंट है बुक इस मैनर में कि वो अपने पात्र खर्च नहीं करती है। उसने जितने भी पात्र कहानी के अंदर रखे हैं उनका बिल्कुल सीधा साधा रोल है, मतलब कि सधा हुआ रोल बोल सकते हैं। यहाँ तक कि जो हेमेंद्र है जो कि रेखा का पति होता है, जो एक्स हस्बैंड होता है, उसका भी जो रोल है बहुत छोटे समय के लिए, या तो हम उसके बारे में सुनते हैं रेखा के द्वारा या फिर चंद्रमाधव के द्वारा, या फिर वो स्वयं जब आता है कहानी के अंदर में तो बहुत कम समय के लिए आता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है कहानी के अंदर बहुत ही मतलब तगड़ा होता है। ठीक है, तो हाँ पात्र कम है और इन्हीं पात्रों के बीच में गुत्थी तो क्या बोल सकता हूँ, मतलब कि इन्हीं के बीच की कहानी है। मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जो हुआ है बुक के अंदर में जो घटनाएं घटी है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक जो नॉर्मल प्रेम कहानी जो होती है, हो सकता है कि एक नॉर्मल जीवन में कई बार घटनाएं घट जाती हैं कि भाई 2 लोग हैं, 2 लोग को एक दूसरे का टेम्परामेंट, एक दूसरे का बात करने का तरीका, एक दूसरे का पर्सनैलिटी पसंद आई, एंड 2 लोग फिर जो है इंटीमेट हो गए। देन उससे क्या हो गया कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो गई, एंड किसी कारणवश से जो है सामाजिक दबाव बोल लो, फिर और बोल सकते हो कि और कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो लड़की है वो बच्चा गिरा देती है, उसके कारण से तकलीफें होती है, फिर जो रिश्ता होता है वो डगमगा जाता है, और उसी तरीके से वापस जो उनके बीच में जो बॉन्ड बना था वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, एंड देन दे मूव ऑन। और जो लड़की होती है वो किसी और से प्रेम करती है और जो लड़का होता है किसी और से प्रेम करता है। मुझे पता है मैंने इतना रिडक्शनिस्ट होके इसे बताया है ऐसी कहानी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें लेयर्ड है, बट मेरा मेन पॉइंट ये है कि सच में देखा जाए तो घटनाएं इतनी ही सामान्य हैं। जो मैजिक है बोल सकते हैं इस बुक का ये है कि उनके बीच में जो घटनाएं घट रही है उनको इस तरह से दिखाना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगे। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें किसी प्रकार का ढोंग या फिर इसी में किसी प्रकार का वो नहीं है, क्या बोल सकते हैं, ढकोसलापन नहीं। वाकई में चीजों को जब हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जब देख रहे होते हैं, तब हमारे दिमाग में एक नैरेटिव नहीं होता है, हम सच में चीजों को उस गहनतम बोल सकते हैं अनुभव के साथ जी रहे होते हैं। फर्क इतना है कि ये उपन्यास उन भावनाओं को, उन प्रतीकों को, उन बिंबों को सामने रखती है आपके सामने, वो आपको शब्द देती है उन भावनाओं को प्रकट करने के लिए। अगर ऐसे लोग संबंध में आते हैं और अगर ऐसे लोगों से जो बनी दुनिया है, ऐसे लोगों के बीच में जब रिश्ते बनते हैं, चाहे वो चंद्रमाधव के बीच और रेखा के बीच हो गए, चाहे चंद्रमाधव गौरा के बीच हो गए, जब भुवन और रेखा के बीच में हो गए, या फिर चंद्रमाधव और भुवन के बीच में हो गए, तो उन रिश्तों में जो जितना भी जो इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है बोल सकते हैं, जो एक अंडरलाइन इंटेलेक्चुअलिज्म जो चल रहा होता है उसको ये बुक जो है सामने लाके प्रकट कर देती है कि जो घटनाएं घट रही है ये छुपाती नहीं है, ये इशारों में खेलती नहीं। इतना तो है कि ये अपनी बात को बहुत प्रकट रूप से रखना जानती है कि जो मन में चल रहा है, फिर मन में जो चल रहा है उसके खिलाफ भी जो बातें प्रकट कर रहा है मन, वो भी ये सामने रखता है। इसमें जो अंतर मन में जो बातें चल रही है, चाहे पात्रों के बीच में हो, चाहे पात्रों के रिश्तों के बीच में, चाहे अंतर मन में और किसी अलग अन्य पात्र के मन में चल रही है, वो सारी बातें प्रकट रूप से रखता है। अक्सर क्या होता है कि कई बार जो है बुक जो है ना ये इंटरनल मोनोलॉग्स में इतना नहीं घुसती है, लेकिन मुझे लगता है कि अज्ञेय का जो यूएसपी है, उनका जो मेन पॉइंट है, जो बोल सकते हैं कि उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो उनको खास बनाता है जो पॉइंट, वो यही है पात्रों के मन में चल रही चीजों को आप कैसे जो है एकदम जो है सटीक तरीके से कैसे प्रकट करते हो, और वो करने का काम करते हैं। अब मैं थोड़ा रिश्तों के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ मतलब कि जो रिलेशनशिप हमको दिखाए गए हैं एंड उसके बारे में जितना भी इमेज दिमाग में आता है मैं धीरे धीरे बात करने की कोशिश करता हूँ। चंद्रमाधव, मैं बात करता हूँ चंद्रमाधव के बारे में। अब चंद्रमाधव के और रेखा के बीच का रिश्ता, चंद्रमाधव और भुवन के बीच का रिश्ता, और चंद्रमाधव और क्या बोलते हैं गौरा के बीच का रिश्ता। बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि उपन्यास ये बताने की कोशिश करता है, मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते जो होते हैं ना अपने आप में रिश्ते खास नहीं होते हैं, जिन लोगों से रिश्ते बने होते हैं उन लोगों की पर्सनैलिटी खास होती है। अब चंद्रमाधव जैसा इंसान जब किसी औरत से दोस्ती करेगा या किसी मर्द से दोस्ती करेगा या फिर अपने ही घर के किसी स्त्री से जब संबंध बनाने की कोशिश करेगा, तो उसमें चंद्रमाधवता बोल सकते हैं, जो उसका जो पर्सनैलिटी या फिर जो उसका जो केंद्र है या फिर उसका जो होना है उस रिश्ते में झलक जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि चंद्रमाधव जो है किसी एक रिश्ते में खराब इंसान हो और किसी एक रिश्ते में अच्छे इंसान हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। चंद्रमाधव का जैसा कैरेक्टर है, जैसा कोई इंसान है, गलीज नीच बोल सकते हो, जला कूड़ा बोल सकते हो और अवसरवादी बोल सकते हो, और मतलब कि अच्छा ये अगर बात ना बोल लो तो ये बोल सकते हो कि एक सांसारिक व्यक्ति बोल लो, ठीक है, मतलब जो अपने स्वार्थ चाहता है, जो अपना भला चाहता है और जो कि षड्यंत्र रचता है, जो काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव है, जो काइंड ऑफ लोगों को उसको पता है कि अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए तो मुझे पहले उसको कुछ देना पड़ेगा, उस देने को मुझे ऐसे छुपाना पड़ेगा कि लगे मतलब ये लगे ना कि मैंने कुछ दिया है करके। तो ये जो काइंड ऑफ प्रैक्टिस होते हैं जो कि एक तुच्छ जो इंसान करता है अपने डेली लाइफ में, वो चंद्रमाधव वही है, ठीक है। उपन्यास ये नहीं ट्राई करती है बताने का कि अगर चंद्रमाधव का रिश्ता उसकी पत्नी के साथ है जिसके साथ वो अब नहीं रहता है, या फिर जब चंद्रमाधव गौरा
से बात करता है, अभी जब चंद्रमाधव जो है तुम्हारे भुवन से बात करता है, अभी चंद्रमाधव जब रेखा से बात करता है, इन सब रिश्तों में जो कॉमन फैक्टर चंद्रमाधव का है, और चंद्रमाधव जैसे कैरेक्टर जैसे इंसान है, उसका जो चाड़केलापन बोल सकते हो, उसका जो एक काइंड ऑफ जो कनिंगनेस है, जो काइंड ऑफ कि मैं अपने दिमाग से जो है दुनिया को जीत लूं, मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल कर लूं और अपने शब्दों के माध्यम से जो है मतलब अपनी बात को साबित कर लूं, ये जो काइंड ऑफ जो एक बोल सकते हो लालच होता है चीजों को लेकर, और काइंड ऑफ जो पाने की जो इच्छा है, दुनिया को दिखाना नहीं जो असल में है वो, बिकॉज वो दिखा देगा तो दुनिया से छीन लेगी। तो ये जो टुच्चेपन की जो बातें बोल सकते हैं, इस सब जगह देखने को मिलती है। ये जो कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करके रखी है आगे ने, कि इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, इट्स अबाउट द पर्सन विथ हुम यू आर बीइंग रिलेटेड, कि जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता है वो इंसान कैसा है। अगर वो इंसान खराब है केंद्र के स्तर पर, अगर वो इंसान खराब है अपने उसका जो कोर है वहीं पर, अगर इंसान खराब है, जैसा भी बोल सकते हैं, खराब नहीं बोलना तुमको, तो उसका जो होना है वो सब रिश्तों में झलकेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं को एक रिश्ते में इंसान अच्छा होता है और बाकी में गंदा हो जाए। तो चंद्रमाधव का किरदार है, मैंने इसलिए पता चंद्रमाधव को एक ही साथ लपेट दिया, बिकॉज मुझे लगता है कि चाहे वो गौरा के साथ उसका संबंध, बिकॉज आपको समझ आ जाता है जब फर्स्ट टाइम बुक में इंट्रोड्यूस होता है चंद्रमाधव गौरा, और आपको बातों से चंद्रमाधव के तरीकों से आपको समझ आ जाता है भाई ये फांसने की निगाह में है कि कैसे भी करके जो है गौरा को फांस ले। अब बिकॉज गौरा बीइंग गौरा वो उसमें आती नहीं है, बट पूरे दिखता है यार, मतलब जितना भी उसका वो पूरा फेस होता है कि अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं लग रहा है, मैं मुक्त हो गया हूँ, मेरा दृष्टिकोण चेंज हो चुका है। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है जो पत्र व्यवहार जो था चंद्रमाधव का, चाहे रेखा के साथ हो गया चाहे भुवन के साथ हो गया, भुवन के साथ तो कम था बट गौरा के साथ हो गया, इसलिए कि वो जस्टिफाई करना चाहता है अपने एक्शंस को, जो बता रहा है अपने अंदर के मोनोलॉग को, इसलिए बता रहा है ताकि वो जो है वो जो कर रहा है ना उसको वैलिडेशन मिल सके। वैलिडेशन ऐसा नहीं कि तुम हाँ बोलोगे इसकी बात पर, नहीं, उसका बोलना ही काफी है अपने आप को वैलिडेट करने के लिए, कि अगर मैंने वो बात बोल दी, सामने रख दी, तो वो चीज वैलिडेट हो चुकी है। तो काइंड ऑफ ऐसा कहता है चंद्रमाधव का। अब बात करते हैं जो भुवन और रेखा का जो संबंध है। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि चंद्रमाधव चाहता था कि वो रेखा को प्रपोज करे, प्रपोज करता भी और वो उसको पसंद करता था, और लेकिन रेखा जो है रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज चंद्रमाधव जैसा कैरेक्टर है, जैसा किरदार है, उसका ऑब्वियस बात है कि नहीं जमती है, फिर नहीं पड़ती है और पसंद नहीं करती है रेखा उसको, वो बस एक काइंड ऑफ औपचारिकता के साथ उसके साथ होती है वो, बिकॉज उसकी हेल्प करता है तो अपना संबंध जो है कंटिन्यू करती है। अच्छा, रेखा और भुवन के रिश्तों में हमको खास बात ये दिखने को मिलती है कि रेखा जैसे स्त्री है, उसका पति उसके साथ नहीं है, ठीक है, समाज उसको चीजें बोलता है, एक वर्किंग वुमेन है। अब ये बात वैसे ये नॉवल है 1940s की नॉवल है, मतलब इसका एटलीस्ट इट्स सेट 1940s में, ठीक है, तो मैं 1940s बोलना सही रहेगा बिकॉज 1930s 1940s, हाँ 1930s 1940s में सेट नॉवल है, ठीक है, इंडिया में ज्यादा हुआ नहीं है अभी। तो उस टाइम पर अगर कोई वुमेन इंडिपेंडेंटली जो है अपना काम कर रही है, इंडिपेंडेंटली जीवन जी रही है, ठीक है, और समाज से वो रिजर्व्ड है, लेकिन वो बाहर निकलती है, लोगों से बात करती है, लोगों से इंटरेक्ट करती है, ऐसे दब्बू नहीं है वो, एक ऐसे स्त्री का जो चरित्र इनको दिखाया गया है। वही पर जो भुवन का चित्र दिखाया गया वो एक साइंटिस्ट है ना, उसको जो है उसका जो दिमाग ऐसे काम करता है कि है ना, मतलब कि उसको जो है ये जो कहा सुनी जो बातें हैं या फिर जो ये जो दुनिया का दुनियापन है उसको इतना समझ नहीं आता, उसको रिजेक्ट करता है वो, ठीक है। जब ये दोनों व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनके बीच जो एक काइंड ऑफ बॉन्ड जो बनता है, ठीक है, मैं सच में बताऊं तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुझे स्पेशल बताने की जरूरत है, बिकॉज ऐसा होता है कि दो लोग मिलते हैं जहाँ उनका टेम्परामेंट जो है एक हद तक सेम होता है, मतलब जीवन के प्रति बोल सकते हो कि सत्य के प्रति एक समर्पण का भाव जो होता है ना, कि चीजों को जस का तस देख लेना, ठीक है, हो सकता है दो बिल्कुल ही अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति हो, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन नहीं हो सकती कि दोनों के दोनों जो है निहायती कमीने हों, फिर निहायती जो चोर हों, तो उनके बीच जो है संबंध साबित हो सकता है। उसी प्रकार से दो अगर व्यक्ति है जिनका बोल सकते हो कि संबंध जीवन के सत्य से लेकर है, फिर जीवन को ऐसे देखना है कि उस लीग पर चल रहे हो आप, जहाँ पर आपको ऐसे इंसान मिल जाते हैं जहाँ पर आपका जो है मनोभाव पर टेम्परामेंट मैच कर जाता है, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हो, फिर आपका बॉन्डिंग बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत ही बड़ी मतलब इसमें फन फैक्ट है कि भाई पूरे नॉवल में प्यार जो शब्द बहुत कम बार आता होगा, लाइक आता है, ऐसे नहीं बोलो नहीं आता है, पर जो ट्रेडिशनल जो रूपक होते हैं प्यार के, जो ट्रेडिशनल जो इशारे होते हैं प्यार के, कि ये ना मतलब कि गुदगुदी हो जाना पैर में, हंसना देखकर, वो सब नहीं है इसमें। इट्स लाइक कि आप सामने वाले की बातों से प्रभावित हो रहे हो, उनके दर्शन से, उनके देखने के तरीके से, वो जैसा वो प्रकट कर रहे हैं। ये जो बोलते हैं ना कि मैं किसी से इम्प्रेस हो गया, तो जो इम्प्रेस की जो भावना है वो बिल्कुल ही अलग है इनमें। तो ये तो अब ऑफकोर्स अकीये का उपन्यास है, तो अब अकीये का प्रेम है, तो ऐसा होगा इसमें। अब क्या होता है कि वो जब पहाड़ों में जब घूमने जाते हैं तो ऐसी किसी एक रात को जब रेखा जो है अपने आप को समर्पित कर देती है भुवन को, तो भुवन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब ना वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि ऑफ कोर्स ऐसा होता है रियल लाइफ में कि भाई ऐसा नहीं कि हर बार जो है क्या बोलते हैं ऐसे मर्द होते हैं, मर्द हमेशा जो है मतलब कि वो नहीं होते, क्या बोलना चाहिए कि मरे जा रहे हैं मतलब फिजिकल इंटीमेसी के लिए, और नॉट जस्ट मर्द, ऐसे लड़के भी होती हैं, ठीक है, जहाँ आप ऐसे प्रकट नहीं कर पाते ढंग से, ठीक है। तो उस चीज को ये ना बोलते हुए मतलब उसके कितने एंगल निकल सकते हैं। आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला अनअट्रैक्टिव है, अब ये बोलने की कोशिश कर रहे हो क्या कि मैं जो है तुमसे इतना संबंध रखूंगा, उसके बहुत आयाम हो सकते हैं। तो नॉवल उसको टैकल करता है, उसको बताने की कोशिश करता है कि वो कैसे जो है अलग अलग उसके एंगल हो सकते हैं। फिर वो जब फाइनली जब इंटीमेट होते हैं और उसका मतलब फिर वो दिखाते हैं कि जो मतलब
मतलब कि जो वासना भी है वो वासना को बता रहे हैं कि वो कैसे पैदा होती है ना। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जहाँ इनके साथ आप कंफर्टेबल हो, इनके साथ आप अपना बोल सकते हो ना कि आपने वो पा लिया, आपने अपना जो बेस्ट वर्जन है किसी के साथ, आप जब आपको लगता है कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरा जो बेस्ट स्वरूप है वो देख रखा है करके, तो आप रेडी होते हो उस चीज को बाहर निकालने के लिए। तो काइंड ऑफ वो दिखाया गया इसके अंदर में। अच्छा इसमें है कि अब उसके बाद क्या होता है कि जो इंटरेक्शन जब होता है देन फाइनली जो है रेखा इज नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है। तो अब इसमें देखो बहुत मजेदार बात यह है कि बिकॉज रेखा का जो पास्ट है वो इतना ट्रॉमेटिक है ना कि शी डज नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन, है ना। वो किसी पर बाधा की तरह नहीं बनना चाहती है। मतलब कि भुवन इज द लास्ट पर्सन जिस पर वो किसी प्रकार से डिपेंडेंट हो, फिर उसको ऐसा लगा कि वो भुवन को ही परेशान कर रही है बिकॉज शी लव्स हिम, है ना। उसको पता है कि भुवन जो अपने रिसर्च में लगा हुआ, अपने काम में लगा हुआ है, और को वो विवाह करने के लिए फोर्स नहीं करती है, उसको ये करने के लिए फोर्स नहीं करती कि तुम बच्चे का ध्यान रखो करके। बस उतना कहती है कि जो उसने पाया है भुवन से वो उतने में फुलफिल्ड है, बहुत बार भी यूज करते हैं करके, है ना। और वो ऐसे प्यार की बात करती है कि हमने जितना समय बिताया आपस में उतना काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा की वो डिमांड करती नहीं है। वो दे देगा तो उसका वो होगा, क्या बोलना चाहिए, दान होगा, ठीक है। वो डिमांड नहीं करती है, वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती है कि जस्ट बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे के साथ, तो तुम्हारा ये नैतिक जिम्मेदारी है या फिर ऐसे तुम्हारी वो है कि तुम जो है मुझे संभालोगे, मेरे से शादी करोगे करके। जबकि इसका उल्टा होता है। जबकि भुवन जो है वापस आता है जब उसको खबर पता चलती है, और भुवन ऐसे प्रस्ताव रखता है कि हम शादी क्यों ना कर ले करके। एंड इस बात से जो रेखा जो है मना कर देती है। अब इसके दो आयाम हो सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये है। तो रेखा इसलिए मना कर रही है बोल सकते हो बिकॉज शी इज अफ्रेड, है ना। शी इज अफ्रेड ऑफ मैरिज, कि मैरिज में जो उसके साथ हुआ है उसको लेकर वो अफ्रेड है करके। आई डोंट थिंक सो मैरिज, मतलब ये मेन कारण है उसका शादी को लेकर, बिकॉज मैरिज वो करती है लास्ट में। इनका भुवन और इनका रिश्ता जब खत्म हो जाता है, रेखा का रिश्ता, तो बाद में किसी और डॉक्टर से शादी कर लेती है वो, ठीक है। तो मैरिज इज नॉट द प्रॉब्लम। रेखा की बात बोलती है, रेखा बोलती है कि अगर हमारे साथ ये चीज नहीं घटना करती, मतलब अगर मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं होती, तब क्या तू शादी के बाद लाते हैं? एंड आंसर इज नो। एक्चुअली शायद ये जो मतलब सर बाद में आता है वो चीज, ठीक है। मतलब कि रेखा नहीं चाहती है कि इस बच्चे के परिणाम से तू शादी करो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हमारे बीच जो है वो किसी और के कारण नहीं बदलना चाहिए। कि कितना इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली में। हमको लगता है कि जो नेचुरल जो प्रोग्रेशन है लव का यही होता होगा ना, कि दो इंसान हैं, दोनों के बीच फिजिकल इंटीमेसी हुआ और जो बच्चे का जो केयर हो गया, फिर उसके कारण से जो है शादी हो जाती है, फिर शादी को कंटिन्यू करना पड़ता है, शादी का जो आधार बच्चा बन जाता है। एंड वही जो सैड पार्ट है, अगर किसी रिश्ते में, खासकर किसी मैरिज में, अगर बच्चे के कारण पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, दैट्स सो सैड एक्चुअली। मतलब कि बच्चे पॉइंट होने नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बोनस पॉइंट होने चाहिए। तुम्हारे रिश्ते का था पहले तुम्हारे बीच कुछ होना, इसके कारण से तुम साथ में हो। बच्चे तो इट्स लाइक कि हो गए तो हो गए, नहीं होते तो क्या तुम साथ में नहीं होते? ऐसा होता भी है। कई विवाहित जो कपल होते हैं, कई जो दाम्पत्य जीवन जो होता है, इसलिए खत्म हो जाता है बिकॉज उनके बीच बच्चा नहीं हो रहा है। ये कितना सैड बात है। और रेखा की बात स्पष्ट करती है कि वो चाहती है कि हमारे बीच जो है, जो बना हुआ है, जो प्रेम है, किसी और के कारण, किसी बच्चे के कारण, किसी उसके कारण वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। आई डोंट नो, मेनी पीपल विल डिसएग्री विद मी कि नहीं जरूरी है, नहीं, बट मुझे लगता है भाई दैट्स सो प्रोफाउंड एक्चुअली। अगर ऐसा प्यार स्थापित हो पा रहा है देन दैट्स सो गुड एक्चुअली, दैट्स सो इंस्पायरिंग, दैट्स सो कमेंडेबल एक्चुअली। ये भी एक बहुत बड़ा उसमें तासीर दिया जाता है कि जब हेमेंद्र या फिर चंद्रमाता की चिट्ठी आती है रेखा को, और जब 7 दिन के लिए वहां नहीं होता है तुम्हारा भुवन, तो फिर वो जो बच्चा गिरवा देती है और ट्राई करती है बच्चा गिरवाने का। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आया एक्चुअली ये वाला पॉइंट इसमें। हेमेंद्र वापस आया था बिकॉज वो जिस लड़की के साथ विदेश में रह रहा था ना, उसको शादी करनी थी, तो पहले उसको डिवोर्स देना पड़ेगा रेखा को। तो उसके चक्कर में उसे चिट्ठी लिखी थी शायद। अब पता नहीं उसमें ऐसा क्या बात लिखी थी, मतलब उसमें वो डिवोर्स के लिए बोल रहा था कि ऐसा एक एस्पेक्ट उसमें आता है कि डिवोर्स उसको 2 तरीकों से मिल सकता है। एक तो रेखा खुद मतलब अप्लाई कर दे, या फिर धर्म परिवर्तन कर दे तुम्हारा जो हेमेंद्र है। एक और इसमें एक्सपेक्ट था कि अगर वो ऐसा आरोप लगा कि जो दुराचारणी निकल जाती है, क्या बोलते हैं, रेखा, है ना, कि वो जो है किसी मर्द के साथ संबंध बना रही थी, ये भी कारण बन सकता है तलाक। अब मुझे नहीं पता मतलब कि इस वजह से ही मतलब शायद उसने तलाक लिया था कि और कोई कारण था। मतलब हो सकता है कि बस वो जब हेमेंद्र का चिट्ठी का आना ही और वो चीजें क्लिक कर गई, उसको पता नहीं क्या हुआ, शी लॉस्ट इट एंड क्या बोलते हैं, उसने बच्चा गिरवा दिया। और बिकॉज बहुत लेट हो गया था मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा फिर एक पूरा हॉरिफिक इवेंट बन जाता है, जहाँ पर मतलब कि शी इज लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड एंड भुवन आता है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाता है और पूरा घटना घटता है। उसके बाद फिर एक बात होती है कि वो बोलता है कि क्या अब हमारे बीच प्यार नहीं बचा, मतलब कि रेखा फिर बहुत अपोलॉजिज करती है, मतलब वो बच्चा गिरवाते जो भी है करके, एंड शी इज वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड भुवन कहता है कि नहीं, मैं तुमसे अभी प्यार करता हूँ करके। अभी कहना तो बहुत आसान है, वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बट जब फिर वो जब विदा लेते हैं, उसके बाद जो फिर कॉन्स्टेंट चिट्ठी लिखती है तुम्हारी, क्या बोलते हैं, रेखा भुवन को, भुवन रिप्लाई नहीं कर पाता है, फिर नहीं करता जो बोल लो। और फिर रेखा समझ जाती है कि है ना, कि भुवन अब पता नहीं जो भी कारणों से मतलब रिप्लाई नहीं कर रहा है, एंड शी इज मेकिंग पीस विद इट, कि अब ठीक है, जो था मेरे पास्ट में, वो फिर भी ब्लेम नहीं करते, वो फिर भी नहीं कहती कि भुवन बेकार है, फिर भुवन ने गलत किया, फिर भुवन जो है अब तुम अन्याय कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोलती वो। जो बेस्ट पार्ट मुझे रेखा का लगता है ना, कि शी इज एक्चुअली, उसका कुछ वो नहीं है चीजों को लेकर, लाइफ को लेकर, कि चीजें ऐसी घटे वैसी घटे करके, उसका सारा फोकस है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं चीजों को लेकर। ये बहुत इसमें इंटरेस्टिंग बात है। चंद्रमाता को तुम कैरेक्टर देखो, उसका हमसे यही रहता है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, औरत जात को ऐसा काम करना चाहिए, भुवन को ऐसा होना चाहिए था, मतलब उसका जो सारा अप्रोच है वो आउटवर्ड है कि मैं कैसे दुनिया को बदल लूं करके। खैर ये अलग में
टेंशन में चला गया। बट हाँ, एंड भुवन फिर बोलता है कि भुवन जब फाइनली रिप्लाई करता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें माफ करने में असफल रहा। असफल तो नहीं, मतलब कि काइंड ऑफ वो ब्लेम करता ही है रेखा को, मतलब कि मे बी लाइक शी इज लाइक कि उतना उसका स्ट्रॉन्ग विल नहीं था, मुझसे प्यार करती थी, तुमको हमारे प्यार में भरोसा था, तुमने बच्चा फिर क्यों गिरवाया। जिस भी कारण से बोल लो कि ही इज नॉट एबल टू मेक अ पीस विद इट, कि अब वो जो है जब भी रेखा से मिलेगा तो वो बच्चा बीच में आएगा ही आएगा। इस चीज को मतलब रेखा लेकर बहुत वो चिंतित थी कि जो उनके बीच जो हो रहा है, बिकॉज बचपन में जो है भुवन जो है सर्जन बनना चाहता था और रेखा जो एक वायलिनिस्ट बनना चाहती थी। तो रेखा बोलती कि मैं सर्जन भी बनाऊंगी और एक वायलिनिस्ट भी बनाऊंगी करके। तो ये जो खासकर जो काइंड ऑफ एक उपमा या फिर बोल सकते हो एक जो आई डोंट नो मेटाफर जो यूज कर रहे होते हैं ना एग्जांपल के, तो बहुत बार यूज करते हैं कि अब वो वायलिनिस्ट नहीं रहा, अब वो सर्जन नहीं रहा करके, तो जब भी हम मिलेंगे आपस में तो वो चीज है वो आएगी करके, ठीक है। एंड इट्स वेरी वेरी ह्यूमन एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर अगे ट्राई नहीं कर रहे हैं कि नहीं यार ऐसा सुप्रीम प्यार दिखा दिया, मतलब कि भाई भुवन को फर्क नहीं पड़ता कि भाई हाँ मतलब कि रेखा चाहे जो भी कर दे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं है। बट ही इज लर्निंग टू बी ओके विद इट, ठीक है। वो चाह रहा है कि माफ कर पाए पर वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है। एंड वो फिर दिखता है वो जो प्यार था अब उनके पास जो चीज नहीं होने वाली है। अब जो नेक्स्ट जो रिलेशनशिप आता है और जो लास्ट में कंक्लूड भी करता है पूरी कहानी का, दैट इज गौरा और तुम्हारा भुवन के बीच में। अब यार ये पता है यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा ना वो बोलने एक कमेंट करने वाला हूँ, एक एक्चुअली दिमाग करने वाला हूँ अज्ञे और अज्ञे की कहानियों के ऊपर। भाई मुझे नहीं पता यार कि क्या अज्ञे के थोड़ा सिस्टर कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ स्टफ है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि शेखर जिन लोगों ने पढ़ी है उसमें भी एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जहाँ पर जो शेखर जो होता है हमारे लड़का में जो मेन किरदार होता है वो किसी अपनी मौसी की बेटी होती है उनकी, ठीक है। मौसी कुछ दूर की कुछ कजन टाइप कुछ होती है, उम्र में जो छोटी होती है उससे, उसके साथ काइंड ऑफ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आता है वो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट बहन नहीं है वो, ठीक है। गौरा और भुवन का जो रिश्ता है ऑफ कोर्स दे आर नॉट लाइक ब्रदर एंड सिस्टर करके, बट वो गौरा जो है भुवन को भुवन दा बोलती है, ठीक है। अब मैं जहाँ तक मुझे पता है भाई, और मतलब स्टार्टिंग में जो दिखाया गया था उनके बीच का जो बॉन्डिंग था, मुझे इट्स लाइक काइंड ऑफ कि एक बड़े भैया की तरह जो है गौरा उसको देख रही होती है, उसके फीलिंग्स कुछ रहे, ठीक है। वो रिश्ता स्थापित ऐसे होता है कंटेस्ट में, लेकिन पता तो चल ही जाता है आपको अगर इतना कहानी बढ़ रहे होते हो कि क्यों ऐसी कोई पात्र नहीं लाया जाता, ठीक है। जहाँ गौरा पूरी तरह समर्पित है भुवन को लेकर कि भाई भुवन दास जो बोले वही सही। अच्छा एक इंसिडेंट आता है यहाँ पर, चंद्र माधव जो है गौरा और रेखा को मिलाने का काम करता है और वो चाहता है कि इनके बीच में कुछ दरार आए, इनके बीच में कुछ वाद विवाद हो, है ना। और जो भुवन मतलब एटलीस्ट जो इनके बीच जो कड़ी भुवन उसके चक्कर में कुछ इनके बीच घट जाए, मतलब कुछ हो, ठीक है। मतलब कि वो लड़ाई सोच रहा था, ऐसा कुछ होता नहीं है। दोनों व्यक्ति जिसको अपना आराध्या मानते हैं, जिसको पूछते हैं, फिर जिसको बोल सकते हो काइंड ऑफ मतलब कि अडोर करते हैं, तो उन बिकॉज दोनों का इंसान एक ही है, तो दोनों जो सेम पर्सनैलिटी है उस बंदे की उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। हाँ तो मैं कहा था कि मैं गौरा की बात कर रहा था मैं, तो गौरा स्टार्टिंग से इसको मेरे गुरु हैं वो सब सिखाते हैं वो सब करके, एंड कभी भी जो है भुवन जो है हमेशा से उसको एक शिष्य की तरह देखता रहता, मतलब शायद कहीं भी उसके मन में कहीं रहा हो वाला भाव, ठीक है। बट वो दिखाया जाता है कि काइंड ऑफ मेंटर और स्टूडेंट रिलेशनशिप है करके। ये वाली घटना घट जाती है, क्या बोलते हैं तुम्हारा ये वाला इंसिडेंट रेखा और भुवन का। तब जो है वापस से सीन में आती है गौरा और अच्छा ये तुमको बता दो कि भाई चंद्र माधव गौरा पर खूब लाइन मार रहा होता है इस समय में, ठीक है, कि कैसे बैठ कर पटा ले गौरा को, पट्टी नहीं है वो, ठीक है। हमें ये बोला था कि हाँ, तो गौरा जो है अब ट्राई करती है भुवन को वही बताने की मैं कैसे भी हो सके कर आपकी हेल्प कर सकूं, तुम्हारे दुख को कम कर सकूं, मैं करना चाहूंगी करके। इसलिए नहीं क्योंकि फॉर योर ओन सेक, इसलिए क्योंकि तुम्हारा खुश होना मेरे लिए बहुत जरूरी है करके। एंड भुवन डरता है इस चीज से, भुवन ट्राई करता है कि अवॉइड कर सके, भुवन ट्राई करता है इस बात को ना आने दे, ठीक है। वो चिट्ठी नहीं लिखता है, वो इग्नोर करता है, वो आर्मी में चला जाता है वो भर्ती होने के लिए, ठीक है, वो विदेश चला जाता है वो एक्चुअली में, वो सब काम करता है, ठीक है। वो ट्राई करता है अवॉइड करे जैसे भी करके गौरा को करके। इवेंचुअली जो है जब वो किसी हॉस्पिटल में जब वो मरीज होता है तो फिर रेखा से मिलने आती है और रेखा इस बात को उसको बोलती है कि तुम भाग रहे हो, तुम एक्चुअली भाग रहे हो, तुमको प्यार है गौरा से, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए करके। और फिर जैसे तैसे जो है मतलब तुम्हारा जो भुवन है वो एक्सेप्ट करता है इस प्यार को, मतलब कि एंड फाइनली जब वो जंग के मैदान में होता है तो वो एक चिट्ठी लिख रहा होता है गौरा को कि तुम मुझसे विवाह करोगे करके, एंड उसको पता है कि हाँ गौरा तो मतलब बेटी करी कब से करके। तो ये होता है, ठीक है। और हाँ कहानी के एंड में रेखा भी जो किसी एक और डॉक्टर होता है, मतलब कोलकाता में होती है, दार्जिलिंग पत्नी कहाँ होती है, असम साइड पत्नी कहाँ होती है, जहाँ वो किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही होती है, और वहाँ जो मेन डॉक्टर होते हैं फिर जो डॉक्टर उनको विवाह का प्रस्ताव जो है देते हैं और रेखा उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और वो सारी बातें जो है ये बता रही होती है क्या बोलते तुम्हारे भुवन को, और ये बताते हुए भी उसको भुवन को ये बोलते कि तुम ही मेरे प्राण जान हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे महाराज हो और तुमको ही मतलब सब कुछ पता है ऐसा करके, ठीक है। वो स्टिल इस भाव को नहीं छोड़ती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक जो हमने बना रखा है ना कि रिश्तों के बीच में एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री हो करके कि या तो ये है या तो वो है करके, अगर आइदर यू लव समवन और आइदर यू हेट समवन, एंड ऐसा नहीं होता ना रियलिटी में। हम जो ये फोर्स करते हैं खासकर आर्बिट्रीनेस ऑफ रिलेशनशिप। चंद्र माधव जब रिजेक्ट होता है रेखा से तो उसका रिस्पॉन्स पता क्या होता है कि अब मैं रेखा को कभी नहीं देखूंगा। फिर वो रेखा को लेटर भी लिखता है कि तुम मुझसे कभी मत मिलना, तुम मुझे मिल जाओ तो इग्नोर करना, आगे बढ़ना करके। वो अलग बात है कि बाद में मिलता भी है साला, ठीक है, लोलुक इंसान। हाँ मेरे कहने का मतलब ये जो रिस्पॉन्स है कि अगर हमारे रिश्ते में अगर अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, मतलब अगर अब मुझे वो पहले से
बात ही रही, या फिर बोल सकते हो कि जो मैं चाहता था मुझे वो नहीं मिला, ठीक है, ये वाली बात बोल सकते हैं। बिकॉज रेखा को इस बात से बहुत दुख होता है कि अब जो है भुवन को उस पर इंटरेस्ट नहीं है, फिर भुवन को उस प्रकार से प्रेम नहीं जो पहले था। तो उसका रिस्पॉन्स ये नहीं होता कि ठीक है तुम अपना जाओ, मैं अपना देखूंगी और मैं तुमको इग्नोर करूंगी, नहीं, शी स्टिल बिलीव्स इन भुवन, ठीक है। उसको अभी भी लगता है कि भुवन अपनी जगह सही कर रहा है, फिर वो जो इंसान अच्छा है, ठीक है, ये इंसान वाली बात वापस से रिइंफोर्स होकर आती है कि अगर कोई इंसान अच्छा है, एक रिश्ते जब खत्म होता है तो आपको नेसेसरली अब उस इंसान से आपको मतलब कि एकदम बैर ले लेना है, फिर उस इंसान से आपको मतलब कि लड़ाई ही कर लेनी है आपको, ठीक है। वो जो रिश्ता है वो मेंटेन कर सकते हो आप, ठीक है। उस रिश्ते में एक अलग सा चार्म होगा एक्चुअली में, जहाँ पर आपने एक दूसरे को एक ऐसे स्थान पर देख रखा है, मतलब कि अपने वन ऑफ द वेरी वनरेबल सिचुएशंस में, एंड और आपको पता है सामने वाला इंसान एक हद तक कैसा है करके, तो अब वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, आप उनको हेल्प कर सकते हैं, आप उनके लाइफ का पार्ट बन सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि मेरा कोई एक्स था, फिर मेरा लाइफ में कोई था तो वो एक्स ही रहेगा, फिर उसको मैं हटा दूंगा अपने लाइफ से कम्प्लीटली। दे कैन बी स्टिल फ्रेंड्स। अब आई नो मैं इसका मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जब इसको ला रहा हूँ तो बहुत ऐसा टाइप का साउंड कर रहा है कि एडवाइसिंग पीपल टू बी फ्रेंड्स विद एक्स। नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑन ऑफ, ये जो इतना आसान नहीं होता ना मानवीय संबंध में, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता कि कल तुम मेरे सब कुछ थे अगले दिन कुछ नहीं हो। ऐसा तो होता ही नहीं ना। ऐसा तभी होता है जब आपका रिश्ते का आधार ही ऐसा कुछ हो जो बहुत ही एकदम निहायती कमजोर हो। अगर मैंने तुमको एक इंसान की तरह रिस्पेक्ट किया है तो तुम्हारे में वो क्वालिटीज तो रहेंगी ना, चाहे मैं रिश्ता रहे ना रहे। तो मैंने अगर तुम्हें पहले इंसान की तरह चाहा था, इंसान की तरह प्रेम किया था, इंसान की तरह तुम्हें सम्मान दिया था, तो वो क्वालिटीज तुम्हें अब भी है, तो एक स्वस्थ मनुष्य की तरह मैं तुझसे संबंध क्यों नहीं बना सकता हूँ मैं। बट ये हार्ड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज मोस्टली जो रिलेशनशिप होते हैं वो बॉडीली बेस्ड होते हैं, वो फिजिकली बेस्ड होते हैं, तो इतना उसमें मैच्योरिटी होती नहीं है। तो हमको लगता है कि ये नहीं तो वो नहीं, हमको ऐसा लगता है। ये सच दिखाता है कि नहीं, चीजें इतनी आसान नहीं होती, जटिल होते हैं मानवीय रिश्ते, और खासकर वो रिश्ते जिनमें गहराई हो, जो रिश्ते एक्चुअली खास बने हो। अच्छा, एक और बात बुक बोल सकते हो, इस बुक का मतलब गुड पॉइंट बोल सकते हो, फिर अच्छा पॉइंट बोल सकते हो, बिकॉज आगे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो वो दिखता है, मतलब कुछ जो रेफरेंस यूज करते हैं। दो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि रेखा गाना गाती है, और रेखा गाना गाती है बांग्ला में गाना गाती है, ठीक है, मुझे बांग्ला नहीं आती है, ठीक है, तो स्टिल ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो एंजॉय, मतलब आपको समझ आ जाता है कि वो कैसा काम कर रहा है, वो गाना मतलब किस टोन में गाया जा रहा है करके। यू डोंट हैव टू लुक अप टू गूगल क्या बोला जा रहा है करके, आप चाहो कर सकते हो, बट ठीक है। खासकर इंग्लिश पोएम्स और इंग्लिश पोएट, उनकी जो लाइनें हैं वो बहुत बार कोट की जाती हैं बाकायदा। अब वो देवनागरी में लिखी है तो थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, बट ये दिखाता है कि मतलब कि खासकर जो इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए, फिर उस समय जो घट रही भावनाओं को दिखाने के लिए जो अज्ञे ना सिर्फ अपने प्रोज या फिर बोल सकते अपनी कला का उपयोग ले रहा है, बट साथ में किसी और का भी कला का उपयोग ले रहा है, बट ऐसे रूप में कि इट्स अ पार्ट ऑफ नैरेटिव। वो ऐसा नहीं कि जो काम जो लेखक का है, लेखक का काम क्या है कि घटनाएं जो घट रही हैं और उनके बीच की जो क्या बोल सकते हैं इमोशंस है उसको सही दिखाना। उसमें जो कविताएं हैं एक आभूषण की तरह काम करती है, दूसरे की कविताएं, और जो मेन जो हैवी लिफ्टिंग है वो अज्ञे ही कर रहे होते हैं। तो दैट्स आल्सो वन ऑफ द थिंग्स यू नो जो को नोटिस होता है। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी शायद मैं कभी इसको अगर दोबारा पढ़ूं इस बुक को, तो शायद मुझे वापस से कुछ एक अलग अनुभव हो सकता है, मुझे लगता है, ठीक है। स्टिल अभी भी इट्स स्टिल अ ग्रेट बुक। अब मैं इसको 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जरूरी नहीं कि आपको जो है हैप्पीनेस ही फील हो किसी पुस्तक को पढ़ने के बाद, जरूरी नहीं है। कई बार आप हो सकता है एक ग्रेट पीस ऑफ आर्ट को, ग्रेट पीस ऑफ लिटरेचर को जब कंज्यूम करो तो आपके अंदर आपको समझ ना आ रहा हो कि आपको फील क्या करना है पहले। ये होता है, बहुत बार होता है, ठीक है। आप सुन होगे थोड़ा सा, तो इस बुक को आपको टाइम लगता है प्रोसेस करने में, आपको समय लगता है इस चीज को समझने में, आप पात्रों के बारे में, उनके डिसीजन में सोचते रहते हो। ये इस बात के प्रमाण है कि इस बुक उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। आप भले ही प्रत्यक्ष रूप से उसको एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस बात के प्रमाण है कि पुस्तक पढ़ने लायक है, आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं उस रूप से नहीं बता रहा हूँ जिस रूप से बतानी चाहिए। बट दिस वाज अ वीडियो, आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो enjoyable or informative, and I will meet you guys in the next video, hopefully जल्दी।